भरतपुर का राज दरबार, चारों ओर सन्नाटा है। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान है। तभी एक थका हारा राही, जिसके कपड़े धूल से सने हैं, हाथ जोड़कर दरबार में प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। हे दानवीर महाराज, मैं एक साधारण यात्री हूँ। मीलों का सफर तय करके यहाँ पहुंचा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि रास्ते में लुटेरों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब न मेरे पास खाने को दाना है और न ही रात गुजारने को कोई ठिकाना। क्या आप इस दुखी राही पर थोड़ी कृपा करेंगे? यात्री, भरतपुर के द्वार किसी के लिए बंद नहीं होते, लेकिन मेरे दरबार का एक नियम है। मैं यहाँ केवल उन लोगों की सहायता करता हूँ जो मेरे बुद्धि परीक्षण में खरे उतरते हैं। क्या तुम मेरी शर्त स्वीकार करते हो? महाराज, आप जैसे दयालु राजा के सामने मैं अपना सर झुकाता हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप जो भी पूछना चाहें पूछें। ध्यान से सुनो। तुमने कहा कि तुम एक यात्री हो, और इस संसार में भी बहुत से लोग यात्रा करते हैं, लेकिन हकीकत में पूरी सृष्टि में यात्री केवल 2 ही हैं। बताओ, वे 2 कौन हैं? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राही माथे पर हाथ रखकर गहराई से सोचने लगता है। वो कभी फर्श की ओर देखता है, कभी आसमान की ओर। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर चमक रही हैं। राही: महाराज, मैं एक अनपढ़ राही हूं। मैंने दुनिया तो देखी है, लेकिन ये दर्शन और ज्ञान की बातें मेरी समझ से परे हैं। मैं बहुत सोच रहा हूं, पर मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। महाराज, कृपया मुझ पर दया कीजिए। ये पहेली मेरे सामर्थ्य से बाहर है। क्षमा करना राही, लेकिन नियम नियम होते हैं। जो मेरी बुद्धिमानी की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, उसे मेरे कोष से एक सिक्का भी नहीं मिल सकता। मेरी आज्ञा है, तुम अभी यहां से प्रस्थान करो। महाराज, बाहर घोर अंधकार है और कड़ाके की ठंड है। अगर आप मुझे धन नहीं दे सकते तो कम से कम आज रात की पनाह दे दीजिए। मैं भूखा हूं, लेकिन कम से कम छत के नीचे सुरक्षित तो रहूंगा। महाराज कुछ पल मौन रहने के बाद हल्की मुस्कान के साथ: तुम्हारी दीनता और विनय देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। दान तो मैं नहीं दे सकता, पर एक राजा होने के नाते मैं तुम्हें बेघर नहीं छोड़ सकता। सैनिक, इन्हें आज रात धर्मशाला में नहीं, बल्कि महल के अतिथि कक्ष में। महाराज, आपने मेरे प्राण बचा लिए, पर महाराज, जाने से पहले मेरी जिज्ञासा शांत कर दीजिए। वो कौन से 2 यात्री हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे? राही, इसका उत्तर बहुत सरल है। इस संसार में सूरज और चांद ही वो 2 शाश्वत यात्री हैं जो ना थकते हैं ना रुकते हैं। वे अनादि काल से आकाश में अपनी यात्रा निरंतर पूरी कर रहे हैं। जाओ, अब विश्राम करो। अद्भुत महाराज, आपका ज्ञान सागर जैसा गहरा है। मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ आज मिल गया। महाराज की जय हो। किशन का घर। घर की दीवारें पुरानी हैं, लेकिन साफ सुथरी हैं। किशन एक पुराने लकड़ी के मेज पर बैठकर कुछ कागज देख रहे हैं। चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हैं। सुलोचना रसोई से बाहर निकलती है और अपने पति की उदासी को भांप लेती है। भाग्यवान, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। हमारी लाडली बेटी की विवाह की तिथि तो निश्चित हो गई है, लेकिन विवाह के लिए आवश्यक सामग्री और धन का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। स्वामी, आप इस तरह हार मानकर बैठेंगे तो कैसे चलेगा? हिम्मत रखिए, ईश्वर का कोई ना कोई संकेत तो होगा। वैसे भी हमारे राजा विक्रम सिंह साक्षात दानवीर हैं। उनकी ख्याति तो दूर दूर के राज्यों में फैली है। आप एक बार उनके पास जाकर अपनी व्यथा सुनाइए। वे खाली हाथ नहीं लौट आएंगे। तुम शायद भूल रही हो सुलोचना, राजा विक्रम सिंह का दान सहज नहीं है। दरबार में जाने का मतलब है आग की परीक्षा देना। वे हर याचक से एक पेचीदा सवाल पूछते हैं। अगर उत्तर मिल गया तो मुंह मांगी मुराद पूरी होती है, लेकिन अगर उत्तर गलत हो जाए या हम चुप रह जाएं, तो वे दान देने से तो इनकार करते ही हैं, साथ ही भरी सभा में अपमानित भी होना पड़ता है। अपनी इज्जत दांव पर लगाकर वहां जाने का साहस मैं कैसे जुटाऊं? स्वामी,
आप वर्षों से वेद पुराणों का अध्ययन कर रही हैं। आप में विद्वता है, बस जरूरत है तो आत्मविश्वास की। राजा की शर्तें कठिन हैं, पर आपकी योग्यता कम नहीं है। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप उनके सवालों का सामना कर पाएंगे। भरोसा तो तुम्हें मुझ पर है सुलोचना, लेकिन मेरा मन विचलित है। वहां का वातावरण ही ऐसा होता है कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सुलोचना अपने दोनों बेटों अजय और विजय को बुलाते हुए, अजय, विजय, इधर आओ। अजय और विजय कमरे में प्रवेश करते हैं। सुलोचना उनकी ओर इशारा करती है। स्वामी, आप अकेले नहीं जा रहे। आप अपने साथ अपने दोनों होनहार बेटों अजय और विजय को भी ले जाइए। ये आपकी शक्ति हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो ये दोनों आपकी सहायता करेंगे और उनके तर्कों को समझने में मदद करेंगे। पिताजी, माँ सही कह रही हैं। हम आपके साथ चलेंगे। यदि राजा कोई कठिन प्रश्न पूछते भी हैं तो हम मिलकर उसका समाधान ढूंढेंगे। घबराइए नहीं, आपकी विद्वता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जी पिताजी, आप पर माँ को ही नहीं हमें भी पूरा भरोसा है। आप कल सुबह तैयार हो जाइए। हम सब मिलकर महाराज के दरबार में चलेंगे और अपनी धर्मपत्नी और बहन के भविष्य के लिए उनसे याचना करेंगे। किशन बेटों के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर मुस्कुराते हुए, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे सच में हिम्मत मिल रही है। सुलोचना, शायद तुम्हारी बात सही है। अब मेरे पास दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। ठीक है, कल सुबह हम तीनों महाराज के दरबार में प्रस्थान करेंगे। हे ईश्वर, हमारी लाज रखना। जरूर महाराज, सब ठीक करेंगे। जाइए और विश्वास के साथ जाइए। भरतपुर का राज विक्रम सिंह अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। चारों ओर सन्नाटा है। ब्राह्मण किशन अपने दोनों पुत्रों अजय और विजय के साथ राजा के सम्मुख नतमस्तक खड़े। महाराज, मैं एक अत्यंत साधारण ब्राह्मण हूँ। मेरी पुत्री का विवाह निकट है, किंतु मैं निर्धन हूँ। आपसे याचना है कि आप मेरी सहायता करें ताकि मैं अपनी मर्यादा के अनुसार पुत्री का कन्यादान कर सकूं। ब्राह्मण देवता, दान की मर्यादा के दो पहलू होते हैं, एक मेरी दरियादिली और दूसरी आपकी बुद्धि। मैंने वीरपुर के राजा चंद्रसेन की गाथा सुनी है, जहां राजकुमारी पद्मा के लिए 4 भिन्न भिन्न गुणों वाले राजकुमार आए थे। मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं। यदि आप इसका सही अंत बता सके तो राजकोष आपके लिए खुल जाएगा। राजकुमारी पद्मा अत्यंत बुद्धिमती थीं। चारों राजकुमारों ने अपनी अपनी विशेषताएं बताईं। पहले ने धन संचय की कला, दूसरे ने पशु पक्षी की भाषा का ज्ञान, तीसरे ने वेद पुराणों का गहन पांडित्य और चौथे ने शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या का प्रदर्शन किया। महाराज चंद्रसेन उलझन में थे कि किसे चुने और राजकुमारी ने स्वयं पर निर्णय छोड़ दिया था। ये ब्राह्मण देवता, राजकुमारी ने इन चारों में से किसे अपना पति चुना और क्यों? यदि उत्तर सही ना हुआ तो खाली हाथ लौटना ही आपका भाग्य होगा। दरबार में हलचल मच जाती है। किशन पसीने से तरबतर हो जाते हैं। वे अजय और विजय की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर भी भारी तनाव है। किशन आंखें बंद करते हैं और गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। महाराज, राजकुमारी पद्मा केवल सौंदर्य की धनी नहीं बल्कि विवेक की भी प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने देखा कि पहले राजकुमार के पास केवल सांसारिक सुख था, दूसरे का ज्ञान पशु जगत तक सीमित था और तीसरे का ज्ञान केवल ग्रंथों तक। लेकिन राजकुमारी स्वयं एक राजा की पुत्री थी, जिस पर राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व था। आगे कहिए ब्राह्मण देवता। महाराज, राजकुमारी ने चौथे राजकुमार को चुना, जो शब्द भेदी बाण चलाना जानता था। कारण स्पष्ट है, राजकुमारी एक क्षत्राणी थी। क्षत्राणी का धर्म है अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना। वो जानती थी कि जिस पति में शत्रुओं के प्रहार को पहचानने और उन्हें सटीक निशाने से विफल करने का कौशल हो, वही एक राजा और एक क्षत्राणी के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी हो सकता है। शेष 3 गुण व्यक्तिगत हैं, लेकिन चौथा गुण रक्षा का है, जो राज्य के लिए अनिवार्य है। दरबार में क्षण भर के लिए चुप्पी छा जाती है। फिर राजा विक्रम सिंह की गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। राजा विक्रम सिंह प्रसन्नता के साथ सिंहासन से खड़े होते हुए, अति उत्तम ब्राह्मण देवता, आपकी सही दृष्टि ने आज मेरा हृदय जीत लिया।
आपने केवल सही उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक क्षत्राणी के कर्तव्य को भी परिभाषित किया है। ये कहानी केवल एक परीक्षा नहीं थी, ये मेरी ओर से आपके लिए सम्मान था। मंत्री जी, तुरंत कोषाध्यक्ष को आदेश दीजिए कि ब्राह्मण देवता की पुत्री के विवाह हेतु स्वर्ण मुद्राएं और आवश्यक सामग्री भेंट की जाए। लेकिन रुकिए, अभी और भी परीक्षा बाकी है। राज दरबार का माहौल अब और भी गंभीर हो गया है। राजा विक्रम सिंह अपनी मुस्कान छिपाते हुए अजय की ओर देखते हैं, जो आत्मविश्वास से भरा खड़ा है। ब्राह्मण देवता, आपका ज्ञान तो अद्भुत है, पर क्या आपके पुत्र अजय के पास भी वही तार्किकता है? चलो, अब तुम्हारी परीक्षा है अजय। माणिकपुर के उस गरीब किसान रमन की व्यथा तो तुमने सुनी ही होगी, जिसे अपनी मरणासन्न मां के उपचार के लिए सेठ दयाराम जैसे लालची व्यक्ति की शरण में जाना पड़ा। जी महाराज, उस सेठ की क्रूरता और रमन की विवशता को मैं भली भांति समझता हूं। सेठ ने रमन के सामने एक असंभव शर्त रखी थी, एक कागज में हवा और दूसरे में आग। बिल्कुल सही। दरबार के बड़े बड़े विद्वान भी ये सोचकर चकरा गए थे कि हवा को कागज में कैसे बांधा जा सकता है, और आग को कागज में रखने पर वो खुद क्यों नहीं जल जाएगी। बताओ अजय, रमन और उसकी पत्नी यशोदा ने उस कंजूस को कैसे तोड़ा? महाराज, बुद्धि का प्रयोग वहीं होता है जहां सामर्थ्य हार मान लेती है। रमन घर लौटकर हताश था, लेकिन उसकी पत्नी यशोदा ने साहस नहीं खोया। उसने रमन से कहा कि सेठ की शर्त में असंभव जैसा कुछ नहीं है, बस देखने का नजरिया चाहिए। अच्छा, तो बताओ उसने क्या युक्ति निकाली? महाराज, सबसे पहले यशोदा ने एक कागज की बड़ी शीट ली और उसे बारीकी से मोड़कर एक पंखा तैयार किया। जब रमन उस पंखे को चलाता है तो वही कागज हवा को काटता है और शीतल हवा सेठ के चेहरे पर पड़ती है। यही कागज में बंद हवा थी। सेठ ने कागज में हवा लाने को कहा था, ना कि हवा को कैद करने को। बहुत खूब। और आग? कागज का लैंटर्न तो जल जाना चाहिए था। यही तो उनकी चतुराई थी महाराज। यशोदा ने एक कागज की लैंटर्न बनाई, जिसके बीच में एक छोटा सा सुरक्षित स्थान बनाया गया, जहां एक जलती हुई मोमबत्ती रखी जा सके। कागज की बनावट ऐसी थी कि अग्नि की लपटें कागज को छुए बिना ही भीतर से प्रकाश बिखेर रही थीं। रमन ने जब वो लैंटर्न सेठ को दी तो सेठ दंग रह गया। वो कागज में बंद आग ही तो थी। अद्भुत। रमन की पत्नी की सूझबूझ और तुम्हारी व्याख्या ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। सेठ का घमंड भी चूर हो गया और उसे रमन की मां के इलाज के लिए पैसे देने पड़े। तुम सच में अपने पिता के योग्य पुत्र हो। महाराज, रमन ने सेठ को सिर्फ उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे ये भी समझा दिया कि हर समस्या का समाधान केवल धन में नहीं, बल्कि बुद्धि में होता है। सत्य कहा विजय। तुम दोनों भाई तो एक दूसरे के पूरक हो, लेकिन अभी भी मेरी अंतिम परीक्षा शेष है। क्या तुम लोग तैयार हो? दरबार में दोपहर का समय है। सूरज की किरणें खिड़कियों से छनकर दरबार में आ रही हैं। राजा विक्रम सिंह का चेहरा गंभीर है। किशन और अजय, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर दी है। अब अंतिम अग्नि परीक्षा विजय की है। विजय, मेरे राज्य में ऐसे 2 आदमियों को ढूंढ कर लाओ जिनमें से एक ऐसा हो जिसने आज तक अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा ना लिया हो, यानी वो केवल सत्यवादी हो, और दूसरा ऐसा व्यक्ति लाओ जिसने आज तक कभी सच ना बोला हो, यानी वो जन्मजात असत्यवादी हो। यदि तुम सूर्यास्त तक ये 2 व्यक्ति नहीं ला सके तो आज के मेरे समस्त वादे निरस्त हो जाएंगे। महाराज, आपकी ये चुनौती कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दरबार समाप्त होता है। विजय पूरे राज्य का भ्रमण करता है। शाम होते होते दरबार फिर से सजता है। राजा सिंहासन पर हैं। विजय दरबार में प्रवेश करता है, लेकिन उसके पीछे केवल एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति एक गरीब और असहाय गूंगा इंसान है। विजय, ये क्या धृष्टता है? मैंने 2 व्यक्तियों को लाने का आदेश दिया था, एक अखंड सत्यवादी और दूसरा अखंड झूठ बोलने वाला। तुम तो केवल एक ही व्यक्ति को लेकर आए हो।
क्या तुम मेरा आदेश भूल गए? नहीं महाराज, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूला। मैंने पूरे राज्य में खोजा, लेकिन मुझे ऐसे 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं मिले, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति परिस्थिति जन्य होती है। इसलिए मैं आपकी शर्तों को पूरा करने वाला एक ही व्यक्ति लेकर आया हूं। एक व्यक्ति में ये दोनों गुण कैसे हो सकते हैं? स्पष्ट करो, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार करो। महाराज, ये व्यक्ति जन्म से ही गूंगा है। इसने जीवन में कभी एक शब्द भी नहीं बोला है। अब विचार कीजिए, जिसने कभी बोला ही नहीं, क्या उसने कभी झूठ बोला? नहीं। तो क्या वो सत्यवादी हुआ? हाँ, क्योंकि वो कभी असत्य नहीं बोला। सन्नाटा पसर जाता है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। राजा की आंखें उत्सुकता से चमकने लगती हैं। विजय अपनी बात जारी रखते हुए, और महाराज, वही व्यक्ति कभी सच भी नहीं बोल पाया, क्योंकि सच बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता होती है। तो वो असत्यवादी भी हुआ। ये व्यक्ति उस श्रेणी में आता है जहां सत्य और असत्य का भेद ही मिट गया है। ये न झूठ बोलता है, न सच बोलता है। राजा का चेहरा खिल उठता है। वो अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और प्रसन्न होकर ब्राह्मण परिवार के पास आते हैं। किशन, तुम्हारे ये दोनों पुत्र रत्न हैं। तुम धन्य हो कि तुम्हें ऐसी संतान मिली है। तुम्हारी बेटी के विवाह का संपूर्ण दायित्व आज से मेरा है। राज भंडार के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हें केवल धन ही नहीं, बल्कि मेरे राज्य का राजसी सम्मान भी प्राप्त होगा। महाराज, आप केवल राजा नहीं, साक्षात न्याय के प्रतीक हैं। आज हमारी लाज बच गई। न्याय प्रिय महाराज विक्रम सिंह की जय हो। दानी राजा विक्रम सिंह की जय हो। पूरा दरबार राजा और ब्राह्मण परिवार की बुद्धिमत्ता के जयघोष से गूंज उठता है। राजा मुस्कुराते हुए अपनी प्रजा और ब्राह्मण परिवार को निहारते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल SD Cartoon 4U को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।